बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, यूनिट फोर्थ में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है भारत की विदेश नीति और इसके उद्देश्यों और निर्धारक तत्वों के संबंध में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्रता के पश्चात हो गया था और धीरे धीरे ये भारतीय विदेश नीति विकसित हुई। भारत की विदेश नीति में प्रमुख रूप से उपनिवेशवाद, प्रजातीय विभेद, रंग भेद जैसे बातों का विरोध करना, विश्व शांति का समर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ये कुछ खास बातें हैं जो हमारी विदेश नीति में हमेशा देखने को मिलती हैं और ये शने शने विकसित हुई है। भारतीय विदेश नीति को हम स्वाधीनता के पश्चात यदि देखें, इसका विश्लेषण करें तो कुछ प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे सर्वप्रथम हम देख सकते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। विश्व राजनीतिक पटल पर गुटनिरपेक्षता की नीति एक प्रमुख नीति आज के संदर्भ में देखी जा सकती है। भारतीय विदेश नीति का ये प्रमुख सार तत्व भी है और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय विश्व राजनीति दो विरोधी गुटों में बटी हुई थी, जिसमें एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और विश्व के अधिकांश देश इन दो गुटों में बटे हुए थे। इसी वजह से हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि शीत युद्ध की स्थिति थी और ये 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इस शीत युद्ध की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उससे वो अपने आप को दूर रखना चाहता था। स्वतंत्र भारत के समक्ष ये समस्या थी कि वो किस गुट में शामिल हो, क्योंकि यदि एक गुट का वो सदस्य बनता है तो दूसरे गुट से पृथक हो जाता है और अगर दूसरे गुट का सदस्य बनता तो प्रथम गुट उसका विरोधी हो जाता और भारत इस तरह की गुटबाजी में नहीं फंसना चाहता था और वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने का समर्थक था, क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र देश था और इसका अगर विकास करना था तो सैनिक गुटबाजी की नीति और शीत युद्ध से अलग रहकर ही वो अपना विकास कर सकता था। इसीलिए भारत ने जिस प्रारंभ में अपनी जिस नीति को अपनाया वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी गुटों से पृथक रहने की नीति। गुटनिरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी दूसरे गुट का निर्माण करना भी नहीं है, वरन दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन भी करना है। और इस नीति का उद्देश्य यही है कि जो सैन्य गुट हैं उनसे ये दूर रहे और सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करें। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता से भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी अगर विश्व में गलत होता है तो भारत उसकी आलोचना करता है और उसके लिए विरोध करता है, लेकिन जहाँ सही है उसके लिए खड़ा भी रहता है। इसलिए इसको हम तटस्थता भी नहीं कह सकते। इसके साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और स्वतंत्रता और शांति के उद्देश्यों को इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये एक सकारात्मक नीति है और इसके द्वारा शांति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होना। उस समय शीत युद्ध के समय नाटो, सीटो, वार्सा जैसे जो सैन्य संगठन थे वो काफ़ी प्रभावशाली थे। भारत न तो नाटो जैसे अमेरिका के सैन्य गुट का मेंबर बनना चाहता था और न ही सोवियत संघ के वार्सा गुट का सैन्य गुट का सदस्य बनना चाहता था। इसीलिए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया और इसके द्वारा
वो अपनी एक संतुलित नीति को अपनाना ज़्यादा प्रमुख मान रहा था। भारत में कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया, उससे अभिप्राय ये भी है कि गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना, और इसका मतलब तटस्थता नहीं है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय करना है, विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ये नीति पलायनवादी नीति नहीं है। भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से पलायन नहीं करता, उत्तरदायित्व से नहीं बचता, वरन किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का पक्षधर है, मध्यस्थता का पक्षधर है। इसीलिए जो कोरिया, हिंद, मिस्र, इजराइल जैसे विवाद हुए, भारत ने उसमें अपनी एक संतुलित विदेश नीति को ही अपनाने का कार्य किया। इसके साथ ही गुटनिरपेक्षता के आधार पर भारत ने एक अपनी निष्पक्ष नीति को भी अपनाया है, कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति को अपनाया है। ये नीति इसलिए भी अपनाई गई ताकि किसी भी गुट में शामिल अगर भारत होता तो भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उचित नहीं मानता। भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है, और गुटों में शामिल होने का मतलब ये स्वाधीनता खत्म होना था। भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता था, इसलिए भी उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि दोनों ही महाशक्तिशाली देशों से उसको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इस प्रकार की है कि भारत के लिए यही विवेक सम्मत था कि वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए। तो इस तरह से विभिन्न ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना ही उचित समझा गया, जो एक गतिशील विदेश नीति भारत की बनाती है। और 1947 से लेकर आज तक गुटनिरपेक्षता की नीति में कई प्रकार के उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है हमारी विदेश नीति की, वो है शांति की विदेश नीति, पॉलिसी ऑफ पीस। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही विश्व शांति की समर्थक रही है। आज से नहीं बल्कि हम प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते आए हैं, और इसीलिए भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं और समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय और आपसी विचार विमर्श को अपनाने पर अधिक जोर दिया है। आज़ादी के बाद जब भारत पाकिस्तान विवाद था नदियों के पानी को लेकर, तब भी दोनों देशों के विवाद को हल करने के लिए 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी। इसी तरह 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से ही समाधान करने के लिए भारत ने प्राथमिकता दी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो समय समय पर समझौते हुए, चाहे 1966 का ताशकंद समझौता हो, 1972 में शिमला समझौता हो, ये समझौते इसी बात के प्रतीक हैं कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने का पक्षधर है। पड़ोसी देशों के साथ हमेशा ही भारत ने जितने भी विवाद रहे उनको शांतिपूर्ण साधनों से ही निपटाया, चाहे वो श्रीलंका के साथ विवाद हो। 1987 का राजीव जयवर्धने समझौता इसका प्रतीक है। बांग्लादेश के साथ यह सीमा संबंधी मतभेदों, चाहे शरणार्थी विवाद हो या गंगा जल के पानी के बंटवारे का विवाद हो, सभी पे भारत ने समझौते से प्रयास किया। बांग्लादेश के साथ 1970 में फ़रक का समझौता किया। इसी तरह से चीन के साथ भी भारत ने हमेशा से वार्ताओं के द्वारा, पारस्परिक समझौतों के द्वारा समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है, और इसके लिए
चाहे भारत के नेताओं द्वारा चीन की यात्रा हो या चीन के नेता द्वारा भारत की यात्रा की गई हो और तनाव कम करने का प्रयास किया गया हो, ये हमेशा निरंतर किया गया है। भारत शुरू से विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण का पक्ष धर रहा है और इसीलिए उसने 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर साइन किए। CTBT को निष्पक्ष रूप देने के लिए उसने इसका कुछ विरोध किया और इस पे साइन नहीं किए, लेकिन निशस्त्रीकरण का हमेशा से पक्षधर रहा है ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। एक और जो प्रमुख विशेषता है भारत की विदेश नीति की, वो है मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति भारत की हमेशा से रही है। प्राचीन काल से लेके आज तक हम भारत की विदेश नीति की ये प्रमुख विशेषता देख सकते हैं कि भारत हर देश के साथ मित्रता और सह-अस्तित्व, सभी देशों का अस्तित्व कायम रहे और वो अपना विकास कर सके, इसका पक्षधर हमेशा से रहा है। इसीलिए भारत ने विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराएं होने के बावजूद भी सह-अस्तित्व की भावना हो, इस पर जोर दिया और आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का विनाश हो जाएगा, इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि सह-अस्तित्व की नीति को अपनाया जाए। भारत मित्रता और व्यावहारिक समझौते पर जोर देता रहा है। कई संधियां की गई, जैसे भारत नेपाल संधि, भारत इराक मैत्री संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिश्र शांति संधि, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि। ऐसी विभिन्न संधियां हमेशा से शांति के उद्देश्य को लेके, मित्रता और सह-अस्तित्व के उद्देश्य को लेकर की जाती रही है, क्योंकि भारत किसी भी देश के साथ युद्धों को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सहयोग और शांति और सहयोग के ऊपर अधिक बल देता है। एक और जो प्रमुख विशेषता है वो है विरोधी गुटों के बीच मध्यस्थता की नीति, पॉलिसी ऑफ एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन पावर ब्लॉक्स। भारत की हमेशा से विदेश नीति ये रही है कि अगर दो देशों के बीच विवाद है तो बीच में पड़ के एक पुल की तरह कार्य करना और उस विवाद का हल करना। गुटनिरपेक्षता की नीति का कारण भी यही था कि दो गुटों के बीच की कड़ी के रूप में आकर और उन विवादों को सॉल्व करना। दोनों गुटों के मुकाबले में भारत की आर्थिक और सैन्य स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन दोनों गुटों में शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता का कार्य करने की दृष्टि से भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसीलिए कोरिया, हिंदी चीन, कांगो जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान देने में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई और विश्व शांति के लिए कार्य किया। एक और जो प्रमुख नीति है भारत की, वो है साधनों के पवित्रता की नीति, पॉलिसी ऑफ पीसफुल मीन्स। भारत में प्राचीन काल से ही मध्यकाल, आधुनिक समय में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साध्य और साधनों की पवित्रता पर जोर दिया है, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे महात्मा गांधी हों, और जो इनकी विचारधारा रही उसी को अपनाते हुए भारत साधनों की पवित्रता पे जोर देता है। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है और हमेशा से महापुरुषों के दिए गए संदेशों, आदर्शों के आधार पर उन्हें उद्देश्य बनाते हुए अच्छे साधन अपनाने, नैतिक साधन अपनाने पर जोर दिया है, जैसे सत्य, अहिंसा, शांति और सहयोग, मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। भारतीय संविधान में भी इस तरह का उल्लेख है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का पालन करेगा, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा,
संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधि और बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करेगा। साधनों की श्रेष्ठता में भारत विश्वास करता है और इसीलिए समय समय पर विभिन्न विवादों का हल समझौतों के द्वारा किया, जैसे 1965 का ताशकंद समझौता, 1972 का शिमला समझौता इत्यादि। एक और जो प्रमुख विशेषता है भारत की विदेश नीति की, वो है पंचशील के सिद्धांतों पर जोर देने की नीति, पॉलिसी ऑफ पंचशील। और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। भारत ने 1954 के बाद इस सिद्धांत के एक नई दिशा दी और इसका अभिप्राय यह है कि आचरण के 5 सिद्धांतों का पालन करना, जैसे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना, दूसरा अनाक्रमण यानी आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे किसी देशों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और समानता और पारस्परिक लाभ की नीति को अपनाना, और 5वां शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर चलना। भारत इन 5 सिद्धांतों के पालन पर जोर देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1954 में भारत और चीन के बीच इसी को आधार बना के पंचशील के सिद्धांतों पर समझौता किया गया था, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भी भारत ने इन सिद्धांतों पर जोर दिया और इसके साथ ही 1959 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी इन पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर भारत ने अपने विदेश नीति का प्रारंभ में संचालन किया। एक आदर्शवादी नीति थी, नैतिकता पर आधारित नीति थी। हालांकि ये व्यवहारिक कम होने के कारण 1962 में चीन के आक्रमण को भारत को झेलना पड़ा और उससे पराजित भी होना पड़ा, जो कि इस बात का द्योतक रहा कि ये नीति व्यवहारिक कम थी और नैतिक और आदर्शों पर आधारित अधिक रही। लेकिन फिर भी भारत इस तरह के नैतिक और आदर्शात्मक सिद्धांतों पर जोर देने की नीति को आज भी अपनाता है और यह हमारी एक खास विशेषता आज भी देखी जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख विशेषता, वो है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद की विरोध की नीति। भारत हमेशा से ही साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद और रंग भेद की नीति का विरोधी रहा है, क्योंकि भारत ने स्वयं भी साम्राज्यवाद के उपनिवेशवाद के दुष्परिणामों को भोगा है। इसलिए विश्व में जहाँ भी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद की नीति है, भारत हमेशा उसका विरोध करता है और दुनिया में जहाँ भी इसके विरोध में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं, भारत ने उनका हमेशा समर्थन किया है। इसके लिए भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया इन देशों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। इसके साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया इन देशों के भी स्वतंत्रता संग्राम का हमेशा से समर्थन किया और उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अफ्रीका के जहाँ भी देशों में रंग भेद की नीति रही, उसका भारत हमेशा से आलोचक और विरोधी रहा और गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा भारत ने हमेशा इस तरह की नीतियों का विरोध किया है। ये हमारे विदेश नीति की एक खास विशेषता है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो भारत की विदेश नीति है, वो हमेशा से समर्थन की और इसकी पक्षधर है, सकारात्मक नीति है इसके प्रति। भारत ने इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात यूएनओ का सदस्य बनना स्वीकार किया। भारत एक संस्थापक सदस्य है इसका और यूएनओ को विश्व शांति में स्थापित करने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत मानता है।
भारत ये मानता है कि यूएनओ भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का भी एक प्रभावशाली और न्यायोचित मार्ग है। इसलिए जितने भी यूएनओ के विभिन्न अंग हैं, अभिकरण हैं, उसमें भारत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी भारत उल्लंघन नहीं करता और जो यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उसका हमेशा पालन करने पर जोर देता है और करता है। इसीलिए समय समय पे हम देखेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने इसके विभिन्न जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें अपनी अहम भूमिकाएं अदा की हैं। भारत के जैसे उम्मीदवार राजदूत चंद्रशेखर दास गुप्ता आर्थिक सामाजिक परिषद के संबंध में काफ़ी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उसके जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा मत उन्हें मिले थे और इसके सदस्य बने। मानवाधिकार परिषद में भी सदस्य के रूप में उन्होंने अपना काम किया। इसी तरह से भारत के BN राव, RS पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसमें रह चुके हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा में जो भी अलग अलग मतदान है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी को द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया। इसी तरह भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा का सभापतित्व कर चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने कि यूएनओ में और उसके विभिन्न अभिकरणों में अपनी अहम भूमिका अदा की है और अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही भारत ने विश्व की प्रमुख समस्याओं को हल करने में, शांति स्थापित करने में भी अपनी भूमिका अदा की है, चाहे वो युगोस्लाविया से संबंधित हो, सोमालिया, कंबोडिया, लाइबेरिया, अंगोला, मोजाम्बिक। यहाँ यूएनओ की जो शांति सेना गई उसमें भारत ने भी अपनी भूमिका अदा की। इसी तरह से अफ़गानिस्तान, साइप्रस, इराक, सूडान, कांगो, इन विभिन्न देशों में भी भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी भूमिका अदा की है। सुरक्षा परिषद में नीति निर्माण प्रक्रिया में भी भारत ने क्षेत्रीय प्रयासों में सहायता प्रदान करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत के नेतृत्व में यूएनओ ने आतंकवादी रोधी समिति ने 2011 में एक दस्तावेज जारी किया जिसमें आतंकवाद और आतंकवादी कार्यवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान किया गया। भारत ने यूएनओ के शांति अभियानों में भी बहुत अधिक भूमिका अदा की है, अपना योगदान दिया है, चाहे वो लाइबेरिया का मिशन हो या अन्य देशों से संबंधित हो। शांति अभियानों में एक सैनिकों का योगदान, हम भारत के सैनिकों का योगदान देख सकते हैं। इसी तरह सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्र शताब्दी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी का संबोधन भी बहुत प्रभावशाली रहा है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि में भी भारत ने एक नई शुरुआत की है और 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहा है वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर। तो ये निरंतर भारत की जो भूमिका है यूएनओ के संदर्भ में देखी जा सकती है, जिसमें यूएनओ के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से भारत एक प्रभावशाली अपनी विदेश नीति अपना रहा है और सकारात्मक नीति यूएनओ के प्रति निभाता है और यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा में उसका अटूट विश्वास है। तो ये आज हमने देखा कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं जिस पर भारत हमेशा से चलता रहा है जब से भारत स्वतंत्र हुआ है।